दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी की गई है और इस दूसरी लिस्ट में जो सबसे बड़ा बदलाव आप देखेंगे, मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में ज्यादातर नाम पार्टी संगठन से हैं और दूसरी लिस्ट में पार्टी ने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता यहां पर दी है। मनीष सिसोदिया की सीट बदलकर जंगपुरा कर दी गई है। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब अवध ओझा होंगे, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का टिकट काटा गया है। आदिल को मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया है। आदिल आजादपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन हैं। तो आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट में कई जो संगठन से जुड़े हुए नाम हैं उनको शामिल किया गया है और मनीष सिसोदिया की जो सीट है उसको यहां पर बदला गया है। पिछली बार के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से मनीष सिसोदिया जीते थे, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और अब उनकी सीट में ही यहां पर बदलाव आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। तो ये 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी तक होने हैं और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में यहाँ पर जो है वो तेज़ी से अब आगे बढ़ रही है। ये दूसरी सूची उन्होंने जारी कर दी है जिसमें 20 नामों को शामिल किया गया है। तो अगर आप कुछ और बड़े नाम देखेंगे तो दिलीप पांडे, जो कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है। हालांकि उनकी तरफ से पहले ही जो है वो चुनाव लड़ने की बात जो है वो कही गई थी, लेकिन ये थोड़ा हैरानी वाली बात है कि उनका टिकट जो है वो काटा गया है। इसके अलावा अवध ओझा, जो कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में जो है वो रहते हैं, वो हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और अब मनीष सिसोदिया की सीट से उनको टिकट जो है वो दिया गया है। तो अवध ओझा मनीष सिसोदिया वाली सीट से लड़ेंगे और मनीष सिसोदिया अब दूसरी सीट से जंगपुरा से चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं। तो ये बड़े बदलाव हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का टिकट कटा है और कुछ और नाम देखेंगे तो राखी बिरलान को जो है वो टिकट दिया गया है। तो ये तमाम बदलाव हैं जो आम आदमी पार्टी के इस लिस्ट में जो है वो नज़र आ रहे हैं। पार्टी ने अपने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। पहली लिस्ट 11 लोगों की हमने जारी की थी। आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने, पीएसी ने 20 और नामों पर अपना मुहर लगाया है, जिनके नामों की आज घोषणा की गई है। पार्टी की जो कोशिश ये है कि पूरे दिल्ली में जगह जगह पे जनता का फीडबैक लिया जा रहा है, परफॉर्मेंस को बेसिस बनाया जा रहा है, परफॉर्मेंस के आधार पर ही पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर रही है। पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर अपना कैंडिडेट जो है वो तय कर रही है और फीडबैक जनता का लेने के बाद कैंडिडेट यहां पर तय किए जा रहे हैं। रवीश हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। रवीश, जनता का फीडबैक लेने के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जा रहे हैं उम्मीदवार और इसमें बड़े बदलाव आम आदमी पार्टी को करने पड़ रहे हैं, तो क्या इससे समझा जाए? 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता में, तो ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे आखिर सत्ता विरोधी लहर को सियासी तौर पर शांत किया जाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि या तो आप सीट बदलें या आप टिकट बदलें। तो इसमें से दोनों का सामंजस्य बैठाना है। आप सीट बदलने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा वो सियासी चेहरा है आम आदमी पार्टी के। उनका जो सीट है, उनकी जो सीट है वो पटपड़गंज से बदलकर जंगपुरा कर दिया गया है। अब पटपड़गंज से बदला क्यों गया? क्योंकि 2020 में जो बीजेपी के रवि नेगी खड़े थे बीजेपी के टिकट पर, उन्होंने बहुत ही कड़ी टक्कर मनीष सिसोदिया को दी थी। करीब 3000 के आसपास केवल वोटों से मनीष सिसोदिया इस सीट को अपनी बचा पाए थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहा था और बहुत दिन पहले से ये कयास लग रहे थे कि मनीष सिसोदिया की सीट को बदला जाएगा। अब जंगपुरा क्यों रखा गया? क्योंकि जंगपुरा ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक अच्छा खासा गढ़ रहा है वो जंगपुरा, और वो एक सेफ सीट मानी जाती है। यही वजह है कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को लड़वाया जा रहा है। अवध ओझा, जो कि अभी तक कोचिंग में पढ़ाने के लिए अपने बयानों की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहते थे, उनको पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी का जो टिकट है वो दिया गया है। ऐसे कई सारे नाम हैं ताबिश, क्योंकि पहली लिस्ट जो 11 लोगों की आई थी उनमें भी हमने देखा था कि 2-3 दिन पहले ही बीजेपी या कांग्रेस से लोगों ने ज्वाइन किया और फिर उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। मतलब इसी तरीके से यहाँ पर कोई एतराज नहीं है आम आदमी पार्टी को? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए इस पूरे, अगर आप लिस्ट में देखिए, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में रहे और उनको तीमारपुर से चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो है कई सारे इसमें नाम हैं।
आप देखिए कि जहां चांदनी चौक की अगर बात करें तो चांदनी चौक में जो प्रहलाद सिंह सैनी है वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और प्रहलाद सिंह सैनी के बेटे को जो है वो यहां से टिकट दिया गया है। इसी तरीके से जितेंद्र सिंह शंटी जो कि बीजेपी में रहे हैं उनको शाहदरा से टिकट मिला है। हालांकि जितेंद्र सिंह शंटी को पद्मश्री दिया गया था और उन्होंने कोविड के दौरान काफी काम किया था। मुस्तफाबाद एक बहुत चर्चित सीट है, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद को टिकट दिया गया है जो कि आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और आजादपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन रहे। यहाँ पर दिलचस्प बात यह कि हाजी यूनिस का टिकट काटकर आदिल को टिकट दिया गया है, यानी एक युवा कार्यकर्ता पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे लिस्ट में देखने से ये मिलता है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि दूसरी पार्टी से भी कर लाया जा रहा है तो उनके और अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो टिकट दिया जा रहा है। तो एक बैलेंस बनाने की एक बात और बताइए, कहीं ऐसा दिख रहा है कि जिन पर आरोप लगे हैं तो उनके टिकट आम आदमी पार्टी काटते हुए यहाँ पर दिख रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ये कहते थे कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा आप दे दीजिए। नहीं, अब आप देखिए ना, इसमें आपको कई ऐसे नाम हैं कि जो विवादों में रहे हैं। मुकेश गोयल जो है वो कांग्रेस में रहे हैं, इसके बाद में आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हुए हैं। इनके ऊपर तमाम सारे जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो बीजेपी लगाती रही है। इनको दिनेश भारद्वाज नरेला से इनको टिकट मिला है। तो ऐसे कई सारे मनीष जो हैं वो सोलंकी हैं, जो जोगिंदर सोलंकी हैं उनको पालम से टिकट मिला है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको जो है वो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। और आप सोचिए इसमें दो ऐसे नाम हैं जो अपने ही नेताओं के बेटे को दिया है, यानी आप कह सकते हैं कि जो विरासत की बात होती थी, एक जो खानदानी राजनीति की बात होती, उसके भी मिथक को तोड़ा है। यहाँ पर आप देखिए कि प्रहलाद सिंह सैनी के बेटे को टिकट मिला है, विकास बग्गा को टिकट दिया गया है जो कि आम आदमी पार्टी के पहले विधायक रहे हुए हैं, तो उनके ये बेटे हैं विकास बग्गा, इनको टिकट मिला है। तो इस तरीके से जो है वो तमाम सारे लोगों को टिकट दिया गया है। कोशिश यही है आम आदमी पार्टी की कि नए चेहरों के साथ में कई सारे ऐसे पुराने चेहरे उतारे जाएं जिनका दिल्ली की सियासत में एक नाम है। बिल्कुल, तो तमाम नामों को शामिल वहां पर कर रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग भी हैं, नए चेहरे भी हैं, सीटें भी बदली जा रही हैं। रवीश आप रहिएगा हमारे साथ, सज्जन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सज्जन जी, रवीश भी बता रहे थे इस बारे में कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक बाइट भी हमने देखी आम आदमी पार्टी की कि फीडबैक ले रही है आम आदमी पार्टी, उनका इंटरनल सर्वे भी है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद वो तय कर रहे हैं कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन उसके बाद अगर इतने लोगों के टिकट बदलने की जरूरत उनको पड़ रही है तो इससे क्या जो है मायने निकाले जाए? नहीं, देखिए इसमें दो तीन चीजें आम आदमी पार्टी के जो चरित्र है, पार्टी का जो नेचर है, उसके बारे में समझने की आवश्यकता है। एक, आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह कैडर बेस्ड पार्टी है, पहली तो ये बात है। दूसरी, आप देख लीजिए कि इसके अलावा कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते 10 साल के बाद अगर एंटी इनकम्बेंसी की चिंता है तो एक स्वाभाविक चिंता है, वो बीजेपी को भी होती है और भी पार्टीज को होती है। यहाँ पे ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अटेम्प्ट ये है कि वो एजेंडा सेटिंग करे, पहले कैंडिडेट डिक्लेरेशन करना, पहले एजेंडा को, इश्यूज को सिचुएट करना, और उसके बाद से अगर वो कुछ कैंडिडेट्स को इधर से उधर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डीप रीडिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए पिछली बार भी मनीष सिसोदिया जो है काफी कम अंतर से पटपरगंज की सीट से जीते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत गई थी जी। तो इस कारण से अगर आप देखिए तो ये एक बहुत स्वाभाविक सी रणनीति है आम आदमी पार्टी के। बीजेपी को कतई भी आम आदमी पार्टी की इस तरीके के अटेम्प्ट में, जिसमें कि कैंडिडेट्स का टिकट बदला जा रहा है, बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ग्राउंड पे देखिए दिल्ली की बनावट कुछ ऐसी है कि आम आदमी पार्टी को डेमोग्राफिक एडवांटेज है। जैसे आप देखिए महज दिल्ली में 76% जो एरिया है वो अनप्लैंड है, 24% दिल्ली जो है प्लैंड है। अब 76% जो अनप्लैंड दिल्ली है उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आबादी जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर तबके की है। उनके बीच में एक धारणा बैठी हुई है और ये धारणा बीजेपी नहीं हटा पा रही है कि जब तक आम आदमी पार्टी है तभी तक बिजली, पानी, महिलाओं को बस, मोहल्ला क्लिनिक जैसी तमाम जो उन्हें 5 से 10 हजार रुपए आर्थिक फायदा मिल रहा है वो मिलेगा। अगर ये गई तो पॉलिटिक्स ऑफ फियर जो आम आदमी पार्टी ने एस्टेब्लिश किया कि हम गए तो ये सुविधाएं जाएंगी। तो हमें लग रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है, खासकर बीजेपी दिल्ली में, उसका ज्यादा जो ध्यान है वो डेमोग्राफिक जो फियर है यहाँ पे कि कैसे आम आदमी पार्टी ने ये एक पैट बिना ये धारणा बना रखी है तो उनके रहने से ही ये लाभ मिल पाएगा।
उनके जाने से चला जाएगा, जी। उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ना कि वो कैंडिडेट वगैरह को हटा रहे। निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो एंटी चलिए, इनकम्बेंसी तो आम देखिए आदमी वो पार्टी मिडिल आंक क्लास रही के है कि बीच में कौन है। से मजबूत कैंडिडेट जो है वो उनके हो सकते हैं, और इसी को लेकर लिस्ट जो है वो यहाँ पर ये जारी की गई है। हमारे साथ अनमोल पवार जी भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अनमोल जी, दूसरी लिस्ट आ गई है, 20 उम्मीदवार इसमें हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की ही सीट यहाँ पर बदल दी गई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तबिश जी, हमारी दिल्ली में शिक्षा क्रांति की नींव इतनी मजबूत है कि वो इस पे निर्भर नहीं करता कि मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज से लड़ते हैं, जंगपुरा से लड़ते हैं या किसी और सीट से लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी का मकसद रहा है कि भाई लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, बेहतर शिक्षा दी जाए, और शिक्षा क्रांति की जो चर्चा है न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी की जाती है। तो इस पे बिल्कुल भी हम कोई ये कहे कि जी मनीष जी पटपड़गंज से नहीं लड़ रहे या किसी और सीट से लड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को केवल उनके कामों की वजह से वोट करती है, और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह की राजनीति पेश की गई है पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के द्वारा, मनीष सिसोदिया जी किसी भी सीट से लड़ जाएं, वो प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। सर अनमोल जी, यही तो सवाल था ना कि मनीष सिसोदिया जी आपके शिक्षा का जो मॉडल लेकर आप चलते हैं, उसका चेहरा रहे हैं, उनको आप आगे करके जो है वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन पिछली बार का मार्जिन कम था और इस बार आपने सीट ही बदल दी, तो उस सीट पर आपको इतना एतबार नहीं है कि मनीष सिसोदिया के लिए ठीक रहेगी सीट, या क्या इसके पीछे आप कहेंगे वजह? देखिए, जब हमारे एक नेता अवध ओझा जी पार्टी से जुड़े तो उन्होंने उनकी भी चुनाव लड़ने की मांग उठी, तो मनीष सिसोदिया जी ने पाया कि शिक्षक के लिए पटपड़गंज से बेहतर सीट कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने पिछले 3 योजना जब वो पटपड़गंज के विधायक रहे तो उन्होंने एक तरह से उस विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा क्रांति का दिल कहा जाने लगा, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बदलाव उस सीट पे करे, तो यही कारण रहा कि मनीष सिसोदिया जी अब जंगपुरा से प्रत्याशी हैं और अवध ओझा जी पटपड़गंज से। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि अभी गोपाल राय जी की प्रतिक्रिया हम देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि एक फीडबैक जो है लिया जा रहा है, इस बार आम आदमी पार्टी पूछ रही है लोगों से कि उनको क्या लगता है कौन मजबूत होगा, उसके बाद आपको इतने उम्मीदवार बदलने क्यों पड़ रहे हैं? फीडबैक अच्छा नहीं है आपका? देखिए, फीडबैक दिल्ली की जनता का फीडबैक बहुत अच्छा है। दिल्ली की जनता पिछली 3 योजना जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी पे दिखाती आई है, ये हमने देखा। पहले 2013 में सरकार बना के, फिर प्रचंड बहुमत 2015 में देके, फिर 2020 में प्रचंड बहुमत देके, और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं जो पार्टी ने अपने स्तर पे लिए हैं। और आप देखिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा प्रयास ये है कि 70 की 70 विधानसभा जीती जाएं। जो 8 विधानसभा पिछली बार किसी वजह से हम हार गए थे, हमारा प्रयास ये है कि उन्हें भी इस बार जीता जाए। सज्जन जी, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए अब यहाँ पर ये आसान होगा? 70 की 70 सीटें पर एम वो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रवक्ता के नाते जरूर वो अपनी एक बात कह रहे हैं, लेकिन 2 चीजें हैं। आम आदमी पार्टी की वोट परसेंटेज इस बार निश्चित तौर पे कम होगी। अब कितना कम होगी मैं उसमें नहीं जा सकता हूँ। कारण क्या है कि देखिए, मिडिल क्लास के बीच में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है। रही बात ये लोअर मिडिल क्लास और बीपीएल जिसको आप कहते हैं, जिसकी आबादी, जैसा मैं पहले कह रहा था, बहुत ज्यादा है दिल्ली में, और जिनके बीच में आम आदमी पार्टी की एक बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, उनके बीच में एंटी इनकम्बेंसी वाली बात कितनी घर कर पाएगी मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इनकी वोट परसेंटेज और सीटें ये कम होंगी। लेकिन देखिए, कम होने का मतलब क्या है? 62 सीटें हैं आम आदमी पार्टी के पास, आपको 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब 62 से 36 का सफर, उसके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए, लीडरशिप चाहिए। फिलहाल मुझे वो नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, अगर आप मिडिल क्लास की बात करें तो निश्चित तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, बारिश में आप दिल्ली का हाल देख लें, आप साउथ दिल्ली से लेके तमाम जगह सड़कों का हाल देख लें, और जिस तरीके से बिजली और पानी की बिलें बढ़ के आई हैं, उस तौर पे निश्चित तौर पे दिल्ली में एक क्लास डिवाइड है। और उस कारण से मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के बीच में निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को कम वोट मिलेगा। और मुझे लगता है यही कारण है कि शायद मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज से उन्होंने अपना सीट भी चेंज किया है, क्योंकि पिछली बार भी देखिए वहां पे उत्तराखंड के लोग हैं, वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत सारे शिक्षक हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं,
और इस तरीके से काफी ज्यादा आबादी आ रही है। तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता है इस बार बहुत ही कस्टमाइज स्ट्रेटजी की तरफ जाएगी जी। कि जो उनके इंपॉर्टेंट लीडर हैं उनको सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से देके उनका मेजर जो फोकस होगा वो 74% दिल्ली जो अनप्लैंड दिल्ली है, क्योंकि 26% दिल्ली तो प्लान दिल्ली है, उसकी तरफ पे जाएगा। बट मिडिल क्लास में इनका वोटिंग परसेंटेज और सीट उन एरियाज में निश्चित कम होगा, लेकिन मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि वो इतना कम हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी शायद चुनाव हार जाए। लेकिन हाँ, आप देखेंगे 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी की भावना है, और जो उत्साह था 10 साल पहले वो कतई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज वैसे हैं जो प्रॉमिस किए गए थे, उसके रेफरेंस में आप देख हर बार आप बीजेपी तो उत्साह आपको लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर कम है। अनमोल जी से इसका जवाब मैं ले लेता हूं। अनमोल जी, इस पर आप क्या कहेंगे? पॉल्यूशन ऐसा मुद्दा है जो सालों से चर्चा में है, यमुना की सफाई को लेकर जो है वो मुद्दा अभी तक बना हुआ है, अभी भी गंदी है यमुना। इस पर आप कुछ कहेंगे? आपको लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए मुश्किल होंगे इस बार? तबिश जी, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, दिल्ली में प्रो इनकम्बेंसी है। दिल्ली में इस तरह की सरकार का जो काम है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो पिछले 10 साल में काम करके दिखाया, अपने किए गए वादों को पूरा करके दिखाया है। उन्होंने बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराई, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, पेंशन, ये सारे काम दिल्ली में हो चुके हैं पिछले 10 साल में। यमुना क्यों नहीं साफ हुई सर? जो अन्य किसी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं करके दिखा पाई। लेकिन यमुना क्यों नहीं साफ हुई अनमोल जी? ये तो एक बड़ा मुद्दा बन गया, हर साल हो जाता है ये मुद्दा। देखिए, जहां तक पोल्यूशन की बात आपने की है, पोल्यूशन पे बहुत चर्चा हुई है बीते 2-3 महीनों में, और ये बात केंद्र सरकार की तरफ से निकल के आई है। उनकी एजेंसी ने कहा, IARI ने कहा, CPCB ने कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि पोल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, पोल्यूशन पूरे उत्तर भारत की समस्या है, और केंद्र सरकार ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। जहां एक और दिल्ली में प्रदूषण पे काम दिल्ली सरकार ने किया, तो ग्रीन कवर 27% से 30% तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली में EV पॉलिसी लागू की गई, दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई, दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट्स बंद किए गए। तो हमने तो बहुत कदम उठाए हैं प्रदूषण कम करने के लिए, और यही कारण है कि दिल्ली में 36% तक प्रदूषण कम हुआ है पिछले 10 साल में। लेकिन प्रदूषण जो है वो सीमाएं नहीं जानता ना तबिश जी। अच्छा। इसीलिए अगर आपके एडजॉइनिंग स्टेट्स देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश देख लीजिए, इस बार कितने इंसिडेंट्स थे वहां पराली के जिस वजह से दिल्ली पूरी तरह प्रदूषित रही। तो ये तो केंद्र सरकार को इस पे कदम उठाने की जरूरत है, केवल दिल्ली पे दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भी तो एक मुद्दा जो है बीच में हो रहा था कि आरोप प्रत्यारोप इतने हो जाते हैं अनमोल जी के, किसकी जिम्मेदारी क्या है, इसी में जनता उलझी रह जाती है। देखिए, जनता तो जानती है तबिश जी, जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं भाई, वहां से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली नौकरी करने आते हैं, जो दिल्ली पढ़ाई करने आते हैं, तो उन्हें पता है कि गाजियाबाद में क्या हाल है, उन्हें पता है नोएडा में क्या हाल है, उन्हें पता है फरीदाबाद में क्या हाल है, गुड़गांव में क्या हाल है। तो वो जानते हैं इस चीज को बेहतर तरीके से। और केंद्र जब खुद इस बात को मान रहा है कि भाई हाँ, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है, हमारे देश में आप देखिए 83 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं भारत में, विश्व की 83 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, 42 और उनमें से 20 जो है वो हरियाणा में है। तो केवल दिल्ली पे आरोप मत दें बार बार हर साल। अब बताइए, अब कहाँ पोल्यूशन है दिल्ली में? आज की तारीख में दिल्ली की स्थिति आप देखिए क्या है। तो आखिर ऐसा क्यों कि केवल 2 महीने के लिए हम इस पे चर्चा करते हैं और पूरे साल हम केंद्र सरकार से जवाब नहीं मांगते कि बताइए आपने क्या किया पोल्यूशन को कम करने के लिए। सर, जवाब तो सबसे मांगा जाता है ना। सरकार में अगर आम आदमी पार्टी है तो उनसे भी पूछा जाएगा आपने क्या किया उसको साफ करने के लिए, या हर बार वो मुद्दा क्यों बन जाता है। बहरहाल सज्जन जी, यहाँ पर आपके पास में आता हूँ। अगर बात यहाँ पर करप्शन की करें तो ये एक बड़ा मुद्दा है, कई सारे आरोप जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस दौरान लगे हैं, जिसके बाद अब इस चुनाव में जो है ये पार्टी यहाँ पर जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती इनके लिए होगी, या इसके अलावा और क्या चुनौतियां आप देखते हैं आम आदमी पार्टी के सामने? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, जो चुनौती है, जो आम आदमी पार्टी वाले निश्चित तौर पे इंटरनल डिस्कशन में स्वीकार करते होंगे कि चाहे वो करप्शन का इशू हो, जो इनकी मूल पहचान थी, उस पे इनका प्लान काफी वीक हुआ है, खत्म नहीं हुआ है लेकिन वीक हुआ है। दूसरा देखिए, गवर्नेंस के मामले पे जो है, जो सिविक इश्यूज की हमने बात की, उस पे इनका प्लान जो है काफी
लेस देन सेटिस्फैक्टरी रहा है। और उसी तरीके से डेवलपमेंट के इशू पे आप देख लें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या यमुना की बात हो या तमाम और भी छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो 2015 से 20 के बीच में हुआ, उसके बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं कि आपने बिजली और पानी के कनेक्शंस वगैरह को एस्टेब्लिश किए, ड्रेनेज बनवाएं, और उसके कारण झुग्गी झोपड़ी से लेके लो इनकम ग्रुप में मिला। लेकिन उसके बाद से डेवलपमेंट, गवर्नेंस और करप्शन तीनों प्लैंक पे जो है आम आदमी पार्टी का इंडेक्स अभी वीक है, जो पहले हुआ करता था। जो इनके पास बचा है, जो काफी उसको इलेक्शन के लिहाज से काफी है, वो है फ्रीबीज का। और फ्रीबीज जिसको की पॉपुलर स्कीम, जिसकी बाकी पार्टियां भी अब नकल कर रही हैं, वो है कि बिजली, पानी, महिलाओं को फ्री बस की ट्रेवल की हो या मोहल्ला क्लिनिक की बात हो। अब 70 साल के बाद इन्होंने बुजुर्गों को जो 2500 रुपए की बात की है। अब सवाल है कि ये मॉडल है, इसका एक टिपिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि ये केवल फ्रीबीज माइनस विदाउट डेवलपमेंट मॉडल जो है, ये बहुत नहीं चल सकता है। उस कारण से आप देख लीजिए कि एक ये भी धारणा है, और शायद इससे अनमोल जी नहीं वो सहमत होंगे, कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में जो जॉब्स वगैरह भी मिले हैं, वो भी एक कैडर मॉडल की तरह अकोमोडेट हुआ है। उसमें जो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनको लाभ हुआ है, ना कि बाकी लोगों को। तो आम आदमी पार्टी के लिए कैडर बेस्ड इनका जो नेचर है वो निश्चित तौर पे स्ट्रांग हुआ है। लेकिन अगर ये फ्रीबीज और स्कीम्स वाली चीज हटा दें तो बाकी प्लैंक पे आम आदमी पार्टी काफी कमजोर है। तो क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्रीबीज के भरोसे ही है यहाँ पर? डेवलपमेंट, विकास के मामले में क्या हुआ है और कितना भरोसा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इस पर होगा? क्या और बातें हैं जिस पर ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है? तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी की है, जिसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं और मनीष सिसोदिया की सीट को भी बदला गया है। अवध ओझा जो हाल में शामिल हुए आम आदमी पार्टी में, उनको भी टिकट जो है वो दिया गया है पटपड़गंज से। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अनमोल पवार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल जी, यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही थी, तो जिस तरह सज्जन जी ने जिक्र किया कि डेवलपमेंट के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हैं और यहाँ पर फ्री बीज की चर्चा ज़्यादा होती है, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी फ्री बीज के भरोसे ही है क्या इस बार? ताबिश जी, 3 सवाल उठाए गए हैं डेवलपमेंट, गवर्नेंस और फ्रीबीज पे। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में जितना काम पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में हुआ है, इतना पिछले 75 साल में अन्य कोई सरकार नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार विश्व स्तरीय मुफ्त शिक्षा देने वाली देश की पहली सरकार है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त इलाज, टेस्ट, सर्जरी, आपका हॉस्पिटलाइजेशन देने वाली देश की पहली सरकार है। 24 घंटे मुफ्त बिजली देने वाली देश की पहली सरकार है। 24 घंटे 20,000 प्रति लीटर हर महीने पानी देने वाली देश की पहली सरकार है। इन्हीं सबको तो फ्रीबीज बोला जा रहा है ना सर, इसी को लेकर तो है कि अब डेवलपमेंट की बात फिर इन्हीं योजनाओं का जिक्र आप करते हैं कि आप फ्री में क्या क्या दे रहे हैं। देखिए, फ्रीबीज की जहां तक बात है, आप बताइए कि क्या गरीब लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बताइए तबिश जी। बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या गरीब लोगों के परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे काम करेंगे इस बार भी? जो गरीब व्यक्ति आटे, दाल, दूध, दही पे टैक्स देता है, जिसका योगदान देश की इकोनॉमी में है, अगर सरकार उसके टैक्स के पैसे को बेहतर सुविधाओं आपको लगता है अनमोल जी कोई एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के सामने? यही मुद्दे आपको लगता है काम करेंगे इस बार भी? प्रो इनकम्बेंसी है, आप बताइए ना। मैं कह रहा हूं भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, आप एक भी राज्य ऐसा बताइए जहां पे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दिया गया। चलिए, तो आपको लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी है यहाँ पर, आपकी जो पॉलिसीज रही हैं उस पर भरोसा होगा लोगों को। बहुत शुक्रिया अनमोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से दावे जो है वो यहाँ पर लेकर एक बार फिर से सामने है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है इसमें आप देखेंगे तो बड़े बदलाव उनकी तरफ से किए गए हैं। शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की ही सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बदल दी है। जंगपुरा से इस बार चुनाव लड़ेंगे।